नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीयूटी एंट्रेंस बीकॉम का जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, उसका जो डिटेल सिलेबस है कि कौन कौन से टॉपिक से एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा रेलेवेंट होता है और कभी कभी कुछ जो टॉपिक्स होते हैं वो जो सिलेबस दिया होता है उसके बाहर भी आते हैं। तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें जो हमारा सिलेबस है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, इसका कोड 301 ऐसे करके है, यूजी के लिए है। और इसमें आपको हम बता दें कि टोटल जो 50 क्वेश्चंस होते हैं और उस 50 क्वेश्चंस में आपको बता दें कि 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है ना। मतलब आप 10 क्वेश्चन जो टफ होंगे उसको आप छोड़ के आप 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। एग्जाम जनरली आपका सीबीटी मोड होता है, अगर ऑफलाइन मोड होगा तो भी आपको 40 क्वेश्चन करना होगा, जनरली आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें 50 क्वेश्चन, सर कहोगे हमने 50 क्वेश्चन कर दिया, तो ठीक है कर दीजिए। स्टार्टिंग से जो आपका 40 क्वेश्चन होगा वही आपका मान्य होगा, ठीक है। अब जो अलग अलग यूनिट से हमारे पास जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपका जो पहला यूनिट है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें हम लोग एनपीओ और पार्टनरशिप की बात करते हैं। अब यूनिट 1 में आपका अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट, जिसको हम लोग एनपीओ बोलते हैं, ठीक है ना। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वह ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो किसी आर्ट, कल्चर, साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन को प्रमोट करने के पर्पज़ से, है ना, सर्विस प्रोवाइड करने के पर्पज़ से बनाए गए होते हैं, ठीक है ना। तो अब एनपीओ में हम लोग देखेंगे कि एनपीओ का मीनिंग क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं ना। जैसे पूछ देगा कि एनपीओ के इसमें 4 ऑप्शन में कौन एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है ना। जैसे दे देगा आपका लिटरेसी सोसाइटी, है ना, रिलीजियन इंस्टीट्यूशन या फिर बिजनेस इंस्टीट्यूशन, एक नॉन ऑफ दिए हो, तो आंसर क्या हो जाएगा बिजनेस इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, ठीक है ना। अब इसमें बनेगा जो अकाउंटिंग रिसीव पेमेंट अकाउंट बनेगा। अब इसमें रिसीव पेमेंट अकाउंट है क्या, ये रियल अकाउंट होता है, पैसे जो आते हैं जो पेमेंट होते हैं उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, है ना। फंड बेस्ड अकाउंटिंग और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि हम स्पेशली एक फंड बना लेते हैं, जैसे अगर बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग फंड बना लेते हैं और उसमें जो भी पैसा आता है उसमें ऐड करते जाते हैं और बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी काम होता है उसी में से निकाल के करते जाते हैं। फिर उसका जो भी डेबिट क्रेडिट बैलेंस होगा उसका आगे ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड में जिसमें फंड नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली जो पैसा आया है जो उस समय लगेगा कि क्या काम करना चाहिए उसके हिसाब से वो काम करते हैं। फिर हम लोग बनाते हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उसी तरीके से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, बेसिकली नॉमिनल अकाउंट होते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपका 2 बनेगा, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगा, जिसमें रिसीव पेमेंट अकाउंट और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग इसे बनाते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर का जो भी सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा, मतलब प्रॉफिट होगा तो उसे हम सरप्लस बोलते हैं और लॉस को हम लोग डेफिसिट बोलते हैं। तो सरप्लस होगा तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है और अगर के डेफिसिट होगा तो कैपिटल फंड में से माइनस हो जाता है। कैपिटल फंड कैसे निकालते हैं हम लोग, ओपनिंग, इसका कोई तो बैलेंस शीट कुछ होता नहीं, ओपनिंग बैलेंस शीट जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज होता है उसमें से जो डिफरेंस होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके जो अमाउंट आता है, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटी, जिसे हम लोग कैपिटल फंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल यूनिट 1 में था। यूनिट 2 आपका है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें कि हम लोग पार्टनरशिप से रिलेटेड चीज़ों को इसमें देखते हैं, है ना, कि एक पार्टनरशिप फॉर्म है क्या बेसिकली में, और पार्टनरशिप का नेचर क्या है ना, गुडविल कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनर से रिलेटेड जो भी टर्म एंड कंडीशन होते हैं उसको हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, कैपिटल कितना कंट्रीब्यूशन करना है, कभी डिस्प्यूट होगा तो उसको किस तरीके से सेटल करना है, कोई न्यू पार्टनर आएगा तो उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए। ये सब बातें ओरल या रिटेन में हम लोग समझौता या लिख लेते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक है। फिर इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो किया जाएगा, जिस बेसिकली हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 टाइप्स का होता है, एक फ्लक्चुएटिंग और एक फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड रहेगा तो उसमें एक पार्टनर्स कैपिटल बनेगा और एक करेंट अकाउंट बनेगा, ठीक है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारे पास पहले से होगा या फिर रिजर्व वगैरह जो होगा पहले से बचा के हम लोग जो रखे रहते हैं उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये रहा आपका फंडामेंटल में। सेकेंड यूनिट में अब हम लोग आगे देखेंगे थर्ड यूनिट में आपका हो जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब इसमें क्या होगा कि पार्टनरशिप के बीच में कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, ठीक है ना। मतलब पार्टनर वही रहेंगे, उनके रेशियो के बीच में चेंज हो गया, एक नए की पार्टनर की एंट्री हो गई, एक पार्टनर रिटायर हो गया, ये सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है।
अब इसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब चेंज इन कि पार्टनर वही है, पहले उनका रेशियो 2:1 था, अब हो जाएगा 1:1, या पहले 1:1 था, अब हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। इस तरीके से ना मतलब चेंज करेंगे। तो जब चेंज करेंगे तो पहले किसी के 1 रुपये मिल रहा था, अब 1.25 रुपये मिलेगा। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर, मतलब पार्टनर वही रहेंगे, उनका जो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के बीच में डिफरेंसेस आएगा। अगर नया वाला रेशियो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है तो गेनिंग रेशियो बोलेंगे, और नया वाला रेशियो अगर पहले के कंपैरिजन में प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसे हम लोग बोलेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। तो इसमें हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब आप बात आती है तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करते हैं ना। जो हमारे पास एसेट्स है कि पहले हमने जो एसेट्स खरीदा था, आज उसके मार्केट में क्या वैल्यू है, उसके बेसिस पे उसको जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसका भी इफेक्ट हम लोग दिखाते हैं। ठीक है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली एक नॉमिनल अकाउंट होता है जिसमें हम लोग एसेट्स इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ पहले के कंपेरिजन में, लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, उसका इम्पैक्ट हम लोग दिखाते हैं। ठीक है ना। फिर जो हमारे पास जो रिजर्व होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो हम बांटे नहीं होते हैं, उसे हम लोग बांटते हैं। ठीक है ना। फिर गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं कि गुडविल का नेचर है ना, डॉग नेचर, रैट नेचर है ना, कैट नेचर, जो अलग अलग नेचर है उसको किस सिचुएशन में कौन से बिजनेस के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। साथ में ऐसे कौन कौन से पॉइंट होते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कौन कौन से सिचुएशन होते हैं जिसकी वजह से हमारा गुडविल इंक्रीज होता है या हमारा गुडविल डिक्रीज होता है, ये भी चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं। फिर गुडविल का वैल्यूएशन अलग अलग मेथड जैसे एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन मेथड या मल्टीप्लायर है ना, जो कैपिटलाइजेशन मेथड हमारा होता है ना, मल्टीप्लायर मेथड, जिसमें हम लोग मल्टीप्लायर मेथड को हम लोग बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है ना। मल्टीप्लायर मेथड को हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ें हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है। फिर एक नए पार्टनर जब हमारा बिजनेस ग्रोथ करता है तो नए पार्टनर की एंट्री होती है, तो उसके आने की वजह से बिजनेस में क्या इम्पैक्ट होता है, क्या चीज़ें चेंज होती हैं, उसका ट्रीटमेंट हम लोग इसमें करते हैं। ठीक है, कि एक पार्टनर के आने से क्या पार्टनरशिप फॉर्म में इफेक्ट होता है ना, प्रॉफिट रेशियो में क्या चेंजेज होते हैं, है ना, गुडविल का किस तरीके से, अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, और नए पार्टनर के आने की वजह से जो हम गुडविल का वैल्यूएशन किए हैं उसका किस तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, इन सभी का डिस्कशन इसमें हम लोग करते हैं। साथ में नए पार्टनर के आने से पहले का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज होगा, उसका फिर से रिवैल्यूएशन करने के बाद उसका प्रॉफिट इम्पैक्ट जो होता है या लॉस इंपैक्ट क्या होता है, ओल्ड पार्टनर के बीच में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है ना। फिर कैपिटल का एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं कि अब पहले कैपिटल इतना था, अब नए पार्टनर के आने की वजह से हम सभी लोग कैपिटल यह डिसाइड किए हैं, इक्वल होगा या फिर आगे पीछे जैसे भी रहेगा, ये सारी चीज़ें ओल्ड के हिसाब से न्यू एडजस्ट करेगा कि न्यू के हिसाब से ओल्ड एडजस्ट करेगा, दोनों मेथड इसमें हम लोग देखते हैं। फिर बात आती है कि जब पार्टनरशिप बिजनेस चलता रहेगा, कोई 10 साल 15 साल हो गया तो कुछ लोग बोलेंगे हम पार्टनरशिप बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं, है ना, कि हम लोग डिसाइड किए थे कि 10 साल तक साथ रहेंगे, उसके बाद जिसको मन होगा वो जा सकता है। या किसी का डेथ हो जाता है तो उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा, प्रॉफिट रेशियो कैसे चेंज हो जाता है, जो पार्टनर जाता है या डेथ हो जाता है उसका जो प्रॉफिट बचता है ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में बांटते हैं, कैसे बांटते हैं, है ना। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और गुडविल का वैल्यूएशन, है ना, मतलब जाने रिटायरमेंट होने के बाद गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है। फिर उस दिन जो एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन करेंगे, जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड रिजर्व वगैरह प्रॉफिट होगा, उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, ये सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा उसमें होगा डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है ना। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, है ना। तो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म में डिफरेंस होता है। पार्टनर के बीच में जो चेंजेज होते हैं उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, और जब बिजनेस ही क्लोज हो जाएगा उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है। फिर इसमें किस तरीके से हम लोग डिसोल्यूशन, इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, रिवैल्यूएशन की जगह रियलाइजेशन अकाउंट बनता है इसमें। ठीक है ना। और किस तरीके से अकाउंट का सेटलमेंट करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, है ना, उससे रिलेटेड अकाउंट जो कैश अकाउंट होता है और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, उन सभी को हम लोग बना के क्लोज करते हैं। ठीक है। फिर जो हमारे पास पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, मतलब हालांकि इस सिलेबस में है नहीं बट आपको मैं बता देता हूँ कि जिसका कैपिटल ज़्यादा है पहले उसको दिया जाता है, फिर जिसका कम
होता है, फिर उसको फिर ऐसे ऐसे करके उस तरीके से दिया जाता है, ठीक है ना। फिर अगर कि हम पार्टनरशिप फॉर्म को बेचते हैं या फिर कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, तो उस केस में किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, ये आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका कंपनी अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, है ना। तो पहला था आपका एनपीओ और पार्टनरशिप, दूसरा है आपका कंपनी अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो पहले में 4 यूनिट था, दूसरे में भी आपका अलग अलग यूनिट है। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से शेयर डिवेंचर्स है ना, शेयर से और डिवेंचर से किस तरीके से हम लोग पैसे जनरेट करते हैं, उनके बारे में हमको इसमें देखना होता है कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर कैपिटल का एक पार्ट होता है। शेयर कैपिटल क्या होता है कि जो हम पब्लिक में शेयर इशू करके पैसा जनरेट करते हैं, उसको टोटल अमाउंट को हम लोग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है ना। शेयर के कितने टाइप्स होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, है ना, किस तरीके से शेयर का इशू किया जाता है, किस तरीके से शेयर को लोगों के बीच में शेयर किया जाता है, अलॉट किया जाता है ना, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। साथ में ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होते हैं, है ना, इशू एट पर, इशू एट प्रीमियम, जिस है ना, इशू एट डिस्काउंट, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, जितने रुपए का शेयर है अगर उसी में बेचेंगे तो इशू एट पर, जितने का शेयर उससे कम पे बेचेंगे डिस्काउंट, जो कि अलाउ नहीं है। अब जितने का है उससे ज़्यादा का बेचेंगे तो प्रीमियम। पैसा हमने मांगा मिला नहीं तो एरियर, पैसा हमने मांगा नहीं फिर भी नेक्स्ट टाइम का पैसा मिल गया एडवांस, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। और एक टॉपिक है आपका इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कभी कभी क्या होता है कि हमने किसी से बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर वगैरह खरीद लिया, उसको कैश ना देकर हमने शेयर ही दे दिया। जैसे हम जनरली शेयर इशू करते हैं तो उसके बदले पैसा मिलता है, तो हमने उसके पैसे की जगह पे बिल्डिंग ले लिया, मशीन ले लिया, तो उसके बदले में कैश की जगह मैंने शेयर दे दिया, ठीक है। तो उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे इसमें होता है, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आता है कि जो शेयर का अगर किसी को हमने पैसा दिया, शेयर इशू किया और उस शेयर का पैसा नहीं दे रहा है तो हम शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं, है ना। फिर फॉरफिट मतलब शेयर को उसको सीज कर देते हैं, उसका नाम हटा देते हैं, है ना। और वो जितना भी पैसा दिए रहते हैं वो पैसा एबॉलिश मतलब डिमोलिश करके मतलब अपने पास हम लोग ले लेते हैं, उसको देते नहीं है, ठीक है। फिर शेयर को री इशू कर दिया जाता है। जैसे हमने किसी को बाइक बेचा और पैसा नहीं दे, बाइक मैंने रिटर्न ले लिया, वो वापस ले लिया, जो पैसा दिया था वो भी नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि उतने दिन उन्होंने यूज किया। फिर हम क्या करते हैं, उस बाइक को रीसेल कर देते हैं। उसी तरीके से शेयर का इशू और री इशू होता है। फिर बैलेंस शीट में किस तरीके से हम लोग शेयर को, डिवेंचर को शो करते हैं, उसका ट्रीटमेंट देखेंगे। डिवेंचर्स क्या होते हैं, इशू एट पर, प्रीमियम, डिस्काउंट किस तरीके से इशू किया जाता है। डिवेंचर को कंसिडरेशन अदर देन कैश पे कैसे इशू करते हैं कि कैश के अलावा जैसे बिल्डिंग एसेट्स यूज करते हैं, खरीदते हैं, उसके बदले हम डिवेंचर जो बेचते हैं, डिवेंचर जो इशू करते हैं, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा। डिवेंचर को पेमेंट को हम लोग रिडम्पशन बोलते हैं, तो रिडम्पशन किस तरीके से किया जाएगा, कितने मेथड्स होते हैं, है ना। और हम जो पेमेंट करेंगे नया शेयर इशू करके करेंगे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से या सिंकिंग फंड मेथड से। इस तरीके से हम लोग, ये आपका शेयर का टॉपिक था और डिवेंचर, शेयर एंड डिवेंचर का टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। अब बात आती है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे सिलेबस में है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जब हम लोग ट्रेडिंग मतलब बैलेंस शीट बना लेते हैं तो एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम लोग रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ब्रेक इवन पॉइंट, ये सारे चीज़ टूल्स एंड टेक्निक को पढ़ते हैं ना। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का प्रिपरेशन करने का जो फॉर्मेट है वो क्या है ना। फिर जो मेन हेडिंग और सब हेडिंग होते हैं वो क्या होते हैं, है ना, कि मेन हेडिंग में क्या क्या आते हैं, सब हेडिंग में क्या क्या आते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का क्या मीनिंग है, सिग्निफिकेंस, पर्पस, लिमिटेशन, क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को डिस्कशन करते हैं, उसका क्या पर्पस है, उसमें एनालिसिस करने के कौन कौन से टेक्निक या टूल्स का यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें, जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, है ना, रेशियो एनालिसिस, है ना। रेशियो एनालिसिस में जो अलग अलग रेशियो हैं, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, है ना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। और लिक्विडिटी में जो आपका करेंट रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो होता है, सॉल्वेंसी में डेब्ट इक्विटी, टोटल एसेट डेब्ट रेशियो या प्रोप्राइटरी रेशियो, एक्टिविटी में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, है ना, डेटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी में आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, इन सब के बारे में डिटेल की किस तरीके से रेशियो का ट्रीटमेंट किया जाता है, डिटेल हम लोग पढ़ते हैं इसमें, ठीक है ना। साथ में आपका आता है डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में यहाँ पे चर्चाएं करते हैं, ठीक है। अब आगे आता है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, जिसमें हम लोग ओनली पढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर पीरियड में मेरे बिजनेस में कितना कैश आया, कितना कैश गया, उसका एक ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं कि स्टेटमेंट बनाते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है।
इसका क्या पर्पज़ है, किस तरीके से हम लोग इसके डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। डिविडेंड से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, एसेट से लाइबिलिटीज़ को परचेज करेंगे, सेल करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी होता है, और जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड जो गाइडलाइन प्रोवाइड की गई होती है उसी से रिलेटेड ट्रीटमेंट यहाँ पे करना होता है। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लास 12th में आप पढ़ते हो वही, मतलब ये जो सारा सिलेबस है आपका 12th से ही रिलेटेड है, बट कुछ टॉपिक आपके जो 12th में नहीं पढ़ाए जाते वो भी इसमें है, ठीक है। अब बात आती है जो टोटल थर्ड पार्ट की, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ठीक है। आज के समय में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है ना। टैली सॉफ्टवेयर होता था, फिर जीएसटी को उसमें इंक्लूड करके आ गया है ना। अब इसमें टैली का ERP की जगह नया सॉफ्टवेयर आ गया है ना, तो इस तरीके प्राइम 4 करके आ गया है। तो कैसे कैसे चेंज हुआ, कैसे क्या इंपॉर्टेंस है। पहले मैनुअली अकाउंटिंग किए जाते थे, आज आपको टैली पे मतलब अकाउंटिंग किया जाता है, कंप्यूटर से सारी चीज़ों को, डेटा को मेंटेन किया जाता है। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि इसमें 4 यूनिट है। जैसे आपका पहला है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, है ना, जिसमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का क्या मीनिंग है, क्या फीचर्स है ना, और इसमें स्ट्रक्चर जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या यूज होते हैं, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। यूनिट सेकंड हमारा होता है कि किस तरीके से हम लोग अकाउंट चार्ट बनाते हैं, क्या हायरार्की होती है उसमें, कोड किस तरीके से ना, इतने लोगों का अकाउंटिंग होता है तो कैसे एक क्लिक में हम लोग पहचान करेंगे, कोडिफिकेशन कैसे होता है, अकाउंटिंग का सब हेडिंग मेन हेडिंग किस तरीके से हम लोग मेंटेन करते हैं, कैसा हायरार्की बनाते हैं, ये सब कुछ हम लोग बढ़ते हैं। पे स्केल जो बनता है ना, सैलरी स्लिप जो बनती है, किस तरीके से हम लोग डेटा एंट्री का काम करते हैं, डेटा वैलिडेशन का काम करते हैं, डेटा वेरिफिकेशन का जो काम करते हैं, यह सब कुछ कंप्यूटराइज के बेसिस पे हम लोग किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, यह सब कुछ इसमें बताया गया होता है, ठीक है ना। और किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लोजिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री हम लोग कंप्यूटर के जरिए करते हैं, है ना, किसी सॉफ्टवेयर के जरिए करते हैं, ये सब कुछ इसमें हम लोग देखने को मिलता है। अब कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम की जो सिक्योरिटीज होते हैं ना, जनरली आपका जो कि होता है ना कि डेटा हमारा इनक्रिप्टेड ना हो जाए, है ना, सॉरी, डेटा हमारा जो किसी के बेसिस पे कहीं से हमारा डेटा कहीं ट्रांसफ़र ना हो जाए, या फिर है ना जो सिक्योरिटी रीजंस होते हैं उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो सब कुछ भी हम लोग, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, इन सब के बारे में डिस्कशन हम लोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका है कि यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ, ठीक है ना। यूनिट थर्ड जिसमें हम लोग DBMS पढ़ते हैं ना, DBMS जिसमें बोलते हैं हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है ना। तो इनसे रिलेटेड कि DBMS कैसे बनाया जाता है, इसका क्या पर्पज़ है ना, इसमें टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म, रिपोर्ट किस तरीके से प्रिपेयर्ड किए जाते हैं, है कि नहीं, और इसमें क्वेरीज, फॉर्म एंड रिपोर्ट किस तरीके से जनरेट किए जाते हैं, कैसे अप्लाई किए जाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ये सब कुछ आपको इसमें सीखने को मिलता है, और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। फिर अगर कोई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हमको रिपोर्ट तैयार करना हो, इन्फॉर्मेशन जनरेट करना हो, तो कैसे हम लोग जनरेट करते हैं, जैसे शेयर होल्डर से रिलेटेड कोई रिकॉर्ड हो, सेल्स का हो, परचेज का हो, किसी कस्टमर से रिलेटेड किसी कस्टमर का प्रोफाइल हो, सप्लायर का प्रोफाइल हो, पेरोल सिस्टम हो, एम्प्लॉय का प्रोफाइल हो, है ना, पेटी कैश रजिस्टर, इन सभी का डेटा इसमें कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं, और कभी रिक्वायरमेंट होने के बाद कैसे उसमें से डेटा को निकालते हैं, इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, है ना। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट मतलब जो PDF में आपको सारा चीज़ डेटा मिल जाता है, वो कैसे किस तरीके से हम लोग देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, है ना। इसमें उसके बाद किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को कैसे हम लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट करने के लिए उसको कैसे यूज करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे हम लोग PDF जनरेट करते हैं सारा इन्फॉर्मेशन का, ये सब कुछ इसमें होता है। जिसमें हम लोग शेड्यूल लोन रिपेमेंट सिस्टम अपने आप उसमें आ जाता है, ठीक है ना, कि अगर आप लोन लेते हो कितना इंटरेस्ट के हिसाब से, तो आपकी क्या EMI बनेगी, कैसे बनेगा, वो सब कुछ कैलकुलेट करके उन्हें बता देता है, ठीक है ना। साथ में आपका पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम और अदर जो कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होते हैं, है ना, वो सब कुछ इसमें डिस्कशन करते हैं। तो ये टोटल रहा आपका अकाउंटिंग का सिलेबस, है ना। अगर आप अपना CUT BCom 2025 का सही में तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में EDU 95, है ना, पहले हमारा अल्पाइन क्लासेस ऐप था, अब हो गया है EDU 95, है ना। तो EDU 95 ऐप को डाउनलोड करिए, है ना, और वहाँ पे आप जाके CUT BCom, है ना, CUT उसमें कोर्स में जाएंगे, पेड कोर्सेस में, फिर उसमें CUT BCom, या फिर आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 6394991271, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताएं। कोर्स खरीदने से पहले एक बार जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है।
तो ये आपका मिनिमम प्राइस है आपका मतलब 4500 में हमने 3000 रुपये अभी रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको सारा चीज़, और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास है ना 50% ज़्यादा बुक हम आपको ऑफलाइन दे देंगे और सारी चीज़ें PDF में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे पास ऑफलाइन भी बुक है, तो वो बुक हम आपको डिलीवर कर देंगे, ठीक है। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमारे edu95 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, है ना, प्ले स्टोर पे जाके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक होगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और किस टाइप का वीडियो है ना, कैसा वीडियो आपको चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।